दोस्तों, आज हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया के उन 10 प्रोडक्ट्स की जो बिल्कुल यूजलेस थे। नंबर 10 पर है सिप लाइन ड्रिंकिंग शील्ड। फाउंडर रोहित वॉरियर का विजन था कि रेस्टोरेंट्स में ग्लास साफ नहीं होते, इसलिए ग्लास के रिम पर प्लास्टिक मास्क लगाकर साफ सफाई से पानी पिया जाए। जैसे ही रोहित ने अपना प्रोडक्ट निकाला, अश्नीर ने बिना किसी लाग लपेट के इसे अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात प्रोडक्ट बोल दिया और तुरंत पिच से आउट हो गए। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है। वो भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। क्योंकि ग्लास गंदा हो तो लोग उसे टिश्यू से साफ कर लेंगे या बदलवा लेंगे, भला जेब में कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लेकर क्यों घूमेगा। बात सिर्फ अश्नीर तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि बाकी शार्क्स ने भी इसे पूरी तरह यूजलेस माना। नमिता थापर ने कहा कि जब लोग इसे खरीद ही नहीं रहे तो इसका मतलब है कि बाजार में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। रिजल्ट ये हुआ कि किसी भी शार्क ने इस बिजनेस में 1 रुपया भी लगाने से मना कर दिया और रोहित को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ओके, सो नंबर 9 है वेगी जॉन डॉग आइसक्रीम। फाउंडर अनुष्का अय्यर का विजन था कि गर्मियों में जब इंसानों को आइसक्रीम पसंद है तो कुत्तों को भी कुछ ठंडा और पेट फ्रेंडली मिलना चाहिए, तो उन्होंने कुत्तों के लिए आइसक्रीम शुरू कर दी। फाउंडर अनुष्का अय्यर 50 लाख के बदले 5% इक्विटी चाहती थी। पिच की शुरुआत तो बड़ी इमोशनल नोट पर हुई कि कैसे फाउंडर ने अपने पेट टायरा के लिए घर पर आइसक्रीम बनाना शुरू किया था, बट शार्क्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि एक छोटी सी आइसक्रीम की कीमत 100 रुपए के करीब थी। अनुपम ने कहा कि वो खुद अपने लिए 100 रुपए की आइसक्रीम लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो भला लोग अपने डॉग्स के लिए इतना महंगा ट्रीट क्यों खरीदेंगे। आप आउट ऑफ टच हैं ग्राउंड रियल, आप थोड़ा भारत को समझिए। विनीता सिंह ने भी सलाह दी कि अगर उन्हें इस बिजनेस को बढ़ सा बनाना है तो इसकी कीमत कम करनी होगी ताकि ये डेली ट्रीट बन सके। एक सर्विंग 30-40 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इट कैन बिकम अ डेली ट्रीट। सो फ्रेंड, ये आइसक्रीम मिडिल क्लास पेट ऑनर्स के लिए अमीरों के चोंचले जैसा ही लगा। नेक्स्ट, अब नंबर 8 पर है द सैस बार। फाउंडर ऋषिका नायक को लोगों के नहाने के एक्सपीरियंस को मजेदार बनाना था, इसलिए उन्होंने हुबहू पेस्ट्री और कपकेक्स जैसे दिखने वाले साबुन बनाए। पिच के दौरान कुछ शार्क्स को यह चिंता थी कि क्या अर्शिका साबुन बेचने का बिजनेस करना चाहती है या सिर्फ गिफ्टिंग का। क्या आप बॉडी शॉप टाइप ऑफ कंपनी बना गोइंग टू गिफ्टिंग। गिफ्टिंग की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक यूनिक गिफ्टिंग कैटेगरी बन सकती है। खैर, अनुपम और गजल को यह प्रोडक्ट पसंद आया और 50 लाख देकर 35% इक्विटी में डील भी हुई। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअल में यह डिजाइन सेफ्टी के खिलाफ है। अगर घर के छोटे बच्चों ने इसे असली केक समझकर खा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बाजार में लाना बच्चों के लिए रिस्की है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 7 पर है फारदा क्लोथिंग। फाउंडर का विजन भारत के यूथ के लिए एक हाई एंड स्ट्रीट वियर फैशन ब्रांड बनाना था, जिस पर हाथ से पेंट किए हुए आर्टवर्क हो। ये इनका दावा था कि ये कपड़े सिर्फ फैशन नहीं बल्कि वियरेबल आर्ट है। फ्रेंड्स, अमन ने उनके इस पैशन और क्रिएटिविटी की तारीफ की, लेकिन बिजनेस की स्केलेबिलिटी पर डाउट जताया। असल में ये ब्रांड काफी प्रीमियम प्राइसिंग पर काम कर रहा था। ये कितने के बेचोगे? 2800 की बिकने में कितना कॉस्ट है? में 1200। जहां एक तरफ इनका आर्ट वर्क यूनिक था, वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल ग्राहकों के लिए इन कपड़ों की प्राइसिंग हजारों में थी, जो इसे एक बहुत ही छोटा मार्केट था। एक बेसिक टी शर्ट पर थोड़े से पेंट के लिए हजारों रुपए खर्च करना आम इंडियन मिडिल क्लास कस्टमर के लिए तो सरासर पैसों की बर्बादी ही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नंबर 6 पर है एनओसीडी एनर्जी ड्रिंक। फाउंडर सिद्धार्थ मुथैया का दावा था कि वो नो शुगर और नो कार्ब ड्रिंक बनाकर रेड बुल जैसे दिग्गजों को टक्कर देंगे। उनका ये था कि फिटनेस फ्रीक लोग अब हेल्दी एनर्जी ड्रिंक चुनेंगे, जो दिखने में तो काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम था। शार्क्स को उनका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। शो के दौरान उन्हें फंडिंग भी मिल गई, लेकिन असल दिक्कत तब सामने आई जब मार्केट में लोग इसे खरीदने लगे। दोस्तों, किसी भी खाने या पीने की चीज में हेल्थ से पहले उसका टेस्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। एनओसीडी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि इसका टेस्ट दवाई जैसा था। अब चाहे ड्रिंक कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर उसे पीते वक्त मजा ही ना आए तो कोई उसे दोबारा क्यों खरीदेगा। यहाँ एनओसीडी पूरी तरह फेल हो गई। नंबर 5, हम्पी A2 मिल्क। फाउंडर मल्हार, जयंत और विशाल का सपना था कि शहरों के लोगों को बिना मिलावट वाला शुद्ध गाय का दूध सीधे फार्म से उनके दरवाजे तक डिलीवर किया जाए। ये एक प्रीमियम मिल्क सर्विस थी। पिच में फाउंडर्स ने इस दूध की क्वालिटी और फार्मिंग प्रोसेस की काफी तारीफ की। शार्क्स को ये आइडिया काफी हेल्थ कॉन्शियस लगा और उन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई। एंड शार्क पीयूष बंसल और विनीता सिंह ने इसमें बड़ी डील भी की थी। लेकिन गाइस, हम्पी A2 मिल्क के मंथली सब्सक्रिप्शन के प्लान्स इतने महंगे थे कि आम आदमी का बजट हिल जाए। इस वजह से ये बिजनेस मॉडल मिडिल क्लास के लिए चुनौती बन गया। फ्रेंड्स, नंबर 4 पर है बूज स्कूटर्स। फाउंडर ऋतविज दासडिया का सपना था कि बड़े बड़े ऑफिस और कॉलेज के अंदर लोगों को चलने की जरूरत न पड़े।
इसके लिए वो ऐप से बुक होने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का बिजनेस लाना चाहते थे। उनका आइडिया था कि लोग इन स्कूटर्स को रेंट पर लेकर अपने कैंपस के अंदर जल्दी सफर तय कर लें। पिच के दौरान शार्क्स, खासकर अश्नीर ग्रोवर और अनुपम मित्तल ने इस बिजनेस मॉडल को नॉन स्केलेबल करार दिया। आप हाँ तो कर रहे हो, लेकिन हम तो ना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे हाँ मतलब मैं आउट हूँ। हाँ। अश्नीर ने साफ तौर पर कहा कि यह धंधा भारत जैसे देश में टिक नहीं पाएगा, जहां मेंटेनेंस और चोरी जैसी समस्याएं बहुत कॉमन है। उन्होंने इसे एक ऐसा बिजनेस बताया जिसमें पैसा तो बहुत लगेगा लेकिन मुनाफा कम। हमारे एक शार्क को गिरा दिया ना, उसके पैसे भरने पड़ेंगे तुझे। ऑल्सो गाइस, आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को कॉलेज या ऑफिस कैंपस में 400 से 500 मीटर की दूरी तय करनी हो तो क्या वो पैसे देकर स्कूटर उठाएगा? नंबर 3 पर है मेनेस्ट्रोपीडिया फाउंडर अदिति गुप्ता का सपना बहुत नेक था। वो पीरियड से जुड्डी शर्म को खत्म करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने ऐसे बैग्स और टी शर्ट्स बनाए जिन पर पीरियड्स से जुड़े कोट्स लिखे थे। शार्क नमिता थापर ने उनकी कॉमिक बुक्स में तो पैसा लगाया, लेकिन इन टी शर्ट्स और बैग्स के बिजनेस पर से सभी दूसरे शार्क्स ने हाथ खींच लिए। पिच में शार्क्स ने यह महसूस किया कि हालांकि पीरियड्स का मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को कोई टी शर्ट पर लिखकर क्यों पहनेगा। कोई भी महिला ऐसी टी शर्ट पहनकर बाहर कैसे निकलेगी जिस पर पीरियड्स लिखा हो? लोग इसे अजीब मानेंगे। सो फ्रेंड्स, नंबर 2 पर है रोड बाउंस। फाउंडर रंजीत देशमुख चाहते थे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो गाड़ी के झटकों को महसूस करके बता सके कि सड़क में गड्ढा कहाँ है। उनका विजन था कि सरकार को ये डेटा बेचकर सड़कें सुधारी जाएंगी, लेकिन शो में शार्क्स ने इसे डायरेक्टली नकार दिया क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना काफी सिरदर्द वाला काम है। शार्क्स ने साफ कहा कि सरकार को डेटा बेचने का धंधा बहुत लंबा और उलझा हुआ होता है, जिसमें पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि बाकी शार्क्स को यह सरकारी मॉडल पसंद नहीं आया, लेकिन पीयूष बंसल ने रंजीत के विजन और तकनीक पर भरोसा जताते हुए उनके साथ डील पक्की की। बट फ्रेंड्स, हकीकत ये है कि गड्ढे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, असली चुनौती तो उन्हें भरना है। और नंबर 1 पर है जुगादू कमलेश का वीड कटर। फाउंडर कमलेश छोटे किसानों की पीठ का दर्द खत्म करने के लिए एक सस्ती कीटनाशक स्प्रे साइकिल बनाना चाहते थे। पीयूष बंसल ने इनके जज्बे को देखकर डील की, जो शो का सबसे इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब सालों की रिसर्च के बाद इसका फाइनल कमर्शियल मॉडल मार्केट में आया तो कई किसानों और क्रिटिक्स ने इसे यूजलेस बताया। उनका कहना था कि फाइनल डिजाइन में वो सादगी गायब हो गई, मशीन भारी हो गई और इसकी कीमत छोटे किसानों के बजट से बिल्कुल बाहर चली गई। सो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से शार्क टैंक इंडिया का सबसे बेकार प्रोडक्ट कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताइए।